हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनलाइटन विद शाश्वती। सो आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। सो वी आर बेसिकली गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। उससे पहले इधर बहुत ही एक अच्छा स्टेटमेंट दिया है, पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी प्ले कम्प्लीमेंट्री रोल्स इन द रियल्म ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इसका मतलब क्या है? हमने हमारे कुछ लास्ट वीडियोस में, जो कि आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, हमने पढ़ा था अबाउट द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अबाउट द नेचर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। एंड इधर हम पढ़ने वाले हैं कि अगर जब भी हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना चाहते हैं देन हमें उसके लिए पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ पॉलिटिकल फिलॉसफी भी पढ़ना पड़ेगा। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे ही हम अच्छे से पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है और एक रेलवे ट्रैक के पैरेलल लाइंस जैसे चलते हैं। अगर एक भी नहीं होगा तो पॉलिटिकल थ्योरी का कोई यूज नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी आर इक्वली इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। सो बेसिकली हमें अभी पढ़ना है कि पॉलिटिकल थ्योरी का एडवांटेजेस क्या होता है। हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है, पॉलिटिकल क्या होता है, थ्योरी क्या होता है, उसका नेचर कैसा होता है और उसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। तो अभी हमारा लास्ट में थोड़े थोड़े टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि सिग्निफिकेंस और डिक्लाइन भी आता है। नेक्स्ट वीडियो हमारा डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर होगा, ये हमारा सिग्निफिकेंस के ऊपर है। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अड्यू। हमारा सबसे पहला पॉइंट है कंट्रोल ऑफ सोशल लाइफ। कैसे पॉलिटिकल थ्योरी सोशल लाइफ को कंट्रोल करता है? लेट्स स्टार्ट। साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ enables us to understand and solve the problems of our social life. It enables us to understand the causes of conflict and violence in society and gives us insights for preventing their outburst. इसका मतलब क्या है? चलो हम अच्छे से समझते हैं कि जब हम जियोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, जियोलॉजी से क्या होता है, हमें अर्थक्वेक के कॉजेस के बारे में पता चलता है और अर्थक्वेक को हम कैसे रोक सकते हैं उसके बारे में पता चलता है। हम अभी बेसिकली डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल साइंस का क्या इंपॉर्टेंस है। सो पहला सबसे हमारा एग्जाम्पल था जियोलॉजी। जियोलॉजी से हमें पता चलता है कि अर्थक्वेक के कॉजेस क्या होते हैं और उससे हम कैसे रोकेंगे। वैसे ही पॉलिटिकल साइंस का क्या है, पॉलिटिकल साइंस में अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट होने जा रहा है या वायलेंस होने जा रहा है सोसाइटी में, हम उसके कॉजेस के बारे में पढ़ते हैं और कैसे उसे रोका जा सकता है वो भी हम एनालाइज करते हैं। वैसे ही जब फिजिक्स का बात आता है, फिजिक्स में बेसिकली क्या होता है, हम देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी हीट से जनरेट होता है और वाटर से जनरेट होता है। वैसे ही पॉलिटिकल साइंस हमें हेल्प करता है कि हम कैसे डेवलपमेंट ला सके फ्रॉम आवर ह्यूमन रिसोर्सेस। जैसे कि फिजिक्स में वाटर, हीट, इन सब चीजों से इलेक्ट्रिसिटी बनता है, वैसे ही हम पॉलिटिकल साइंस में देखते हैं कि कैसे ह्यूमन रिसोर्सेस से हम पूरे सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट करवा सके और वेलफेयर करवा सके। वैसे ही जब हम मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, मेडिसिन का क्या होता है, हम मेडिसिन के जब पढ़ते हैं तभी डिफरेंट डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं और उन डिजीजेस का रेमेडीज क्या होता है, मतलब उन डिजीजेस का मेडिसिन क्या होता है, सॉल्यूशंस क्या होता है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो वैसे ही पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है, हम डिफरेंट पॉलिटिकल क्राइसिस और डिफरेंट पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के रेमेडीज के बारे में एनालाइज करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस कैसे सोशल लाइफ को कंट्रोल करता है, वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हमें समझने में हेल्प करता है, उसके सॉल्यूशंस निकालने में हेल्प करता है, कॉजेस एनालाइज करने में हेल्प करता है, उसके साथ साथ पूरे सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट करवाता है और अगर कोई भी क्राइसिस होता है देन उसका रेमेडी हमारे सामने लाता है। तो इसीलिए इधर बोला गया है कि पॉलिटिकल थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके साथ साथ अभी हम बात करते हैं सोशल क्रिटिसिज्म एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ के हम कैसे क्रिटिसाइज करके एक चीज को और भी बेटर कर सकते हैं, वही इधर दिया है। पॉलिटिकल फिलॉसफी इज प्राइमरीली कंसर्न विथ राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड एविल इन सोशल लाइफ। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी के हम उसके बारे में पढ़े थे। पॉलिटिकल फिलॉसफी इज ऑल अबाउट व्हाट इज आइडियल, मतलब सोसाइटी में क्या होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी टॉक अबाउट राइट एंड रॉन्ग, मतलब क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसके बारे में ही हम पॉलिटिकल फिलॉसफी में देखते हैं। सो व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस इन सोशल क्रिटिसिज्म एंड रिकंस्ट्रक्शन? When we find something wrong in our society and polity,
will look for logical grounds for criticizing it and speculate about the creation of a good society. इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम सोसाइटी में कुछ गलत चीज देखते हैं देन हम उसे क्रिटिसाइज करते हैं और उसके एक सोल्यूशन निकालते हैं कि अगर हम इस गलत चीज को ऐसे सही करेंगे देन इससे सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा. जैसे कि पुराने जमाने में बहुत सारे थिंकर्स थे, जैसे कि मार्क्स, एरिस्टोटल, प्लेटो, हॉब्स, लॉक, रूसो, ये सब जो थे वो सोसाइटी को किसी ना किसी पॉइंट में क्रिटिसाइज करते थे और वो चाहते थे कि कैसे सोसाइटी का डेवलपमेंट हो. तो इधर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही दिया है कि अगर हम सोसाइटी को कभी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे देन सोसाइटी कभी इंप्रूव नहीं होगा. जैसे कि अभी एक टीचर जब तक एक स्टूडेंट को क्रिटिसाइज नहीं करेगा कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तुम्हें जैसे भी थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा, तब तक वो बच्चा इंप्रूव नहीं करेगा. सो दैट्स व्हाई क्रिटिसिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी सेटअप ऑफ सोसाइटी. So that is the point here. This gives us insights into the possible ills of social life and the remedies. We can draw our own scheme of social reconstruction on the basis of these insights. इधर वही दिया है कि जब भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम होता है देन हम क्या करते हैं, उसको पहले मतलब हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. तो वो सॉल्व करने का टेक्निक्स हमारे पास किधर से आएगा, वो टेक्निक्स हमारे पास पॉलिटिकल थ्योरी से आएगा, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी इज ऑल कंसर्न्ड अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी एंड स्टेट विच इज रूलिंग ओवर दैट सोसाइटी. और उससे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम सोसाइटी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं देन हम उससे अच्छे तरीके से फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट. फिर आता है clarification of concepts. So, political philosophy helps us a lot in the clarification of concepts used in the analysis of social and political life. In fact, the clarification of concepts in each area of study, whether science or philosophy, is essential for the development of knowledge. A precise and widely accepted definition of a term enables each thinker to build his argument on sound footing. तो इतना हम पहले समझते हैं. इसका मतलब क्या है कि पॉलिटिकल फिलॉसफी से ना हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लैरिफाई होते हैं धीरे धीरे. जब हम एक एक कॉन्सेप्ट को डीपली एनालिसिस करते हैं तभी जाके हमारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. एंड द कॉन्सेप्ट्स आर अबाउट विच थिंग, द कॉन्सेप्ट्स आर सराउंडिंग आवर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ओनली. वो हमारे पॉलिटिकल लाइफ से ही जुड़ा रहता है. तो इधर क्या होता है, जब तक एक कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई नहीं होगा तब तक ना लोग एक दूसरे को मतलब उल्लू बना सकते हैं. बेसिकली वही है. फॉर एग्जाम्पल जो पॉलिटिशियंस होते हैं, अगर हमें नहीं पता होता कि डेमोक्रेसी क्या होता है, हमें पता है कि डेमोक्रेसी में हमारा इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होता है, मतलब द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेसी. दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ डेमोक्रेटिक सेटअप. हम ये जानते हैं तो तभी हम हमारे राइट्स के बारे में जानते हैं, हमारी ड्यूटीज के बारे में जानते हैं. लेकिन हमें अगर पता नहीं होता कि डेमोक्रेसी में ऐसा होता है करके, तो कोई भी पॉलिटिशियन आके बोलता कि डेमोक्रेसी में ना एक राजा रूल करता है, तो मैं तुम्हारा राजा हूं, मैं जो बोलूंगा तुम्हें वही करना पड़ेगा. सो इज दैट फेयर? नहीं ना. तो हमें सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लैरिफाई करके समझना पड़ेगा. विदाउट दैट कभी भी सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी आके हमें उल्लू बना सकता है. सो दैट्स द थिंग हियर. मतलब अगर हम क्लैरिफाई करेंगे एक एक कॉन्सेप्ट को तभी जाके हमारा नॉलेज डेवलप हो सकता है और तभी हम कुछ अच्छे आर्ग्यूमेंट ला सकते हैं. इसी एग्जांपल को ले लेते हैं. अगर हमें अभी पता नहीं होता कि डेमोक्रेसी में लोगों के द्वारा लीडर्स इलेक्ट होते हैं, तो हम क्या बोल पाते कि लीडर्स को हमारा बात मानना चाहिए? हम नहीं बोल पाते. तो जो भी हम आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं उसके लिए एक अच्छा बेस चाहिए, और वो बेस कहाँ से मिलेगा? थ्रू द क्लैरिफिकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. इधर एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेटमेंट दिया है. As every innovative mechanic did not invent a wheel to assemble a new machine, so every new thinker need not devise new terminology to present his point of view. इधर वही दिया है कि एक बेस का कितना इंपॉर्टेंस है. मतलब जैसे कि हर मैकेनिक को एक नया टाइप का व्हील इन्वेंट नहीं करना पड़ता उनके नए मशीन के लिए. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मशीन इन्वेंट किया A और किसी ने और एक मशीन इन्वेंट किया B, तो उससे फिर से व्हील को इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने मशीन के ऊपर फोकस कर सकता है. वैसे ही अगर मैं एक पॉलिटिकल थिंकर हूं और मैंने एक टर्मिनोलॉजी लाया है, तो दूसरे को फिर से वो टर्मिनोलॉजी लाने की जरूरत नहीं है. उससे अच्छा उसे डीपली एनालाइज करना चाहिए मैंने जो टर्मिनोलॉजी लाया है, और उसके ऊपर फोकस करके अपने आर्ग्यूमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए. एंड दैट इज द ओनली पर्पज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी विथ रेस्पेक्ट टू द क्लैरिफिकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. ये था हमारा थर्ड पॉइंट.
फिर आता है फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट, एनकरेजमेंट टू म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड टॉलरेशन। पॉलिटिकल थ्योरी से कैसे हम एक दूसरे के तरफ रेस्पेक्ट ला सकते हैं और कैसे सोसाइटी में पीस और टॉलरेशन आ सकता है। When we follow the tradition of political philosophers, it inspires us to understand each other's viewpoint. It gives us an opportunity to identify the strengths and weaknesses of our thought, to convince others and be convinced by others when truth is discovered. देखो, जब भी पॉलिटिकल थ्योरी में कोई भी डिस्कशन होता है देन उधर सभी का बात माना जाता है, मतलब सभी का बात सुना जाता है। क्यों सुना जाता है सबका बात? इसलिए सुना जाता है क्योंकि सबका जो ओपिनियन होता है इट इज ऑफ अटमोस्ट वैल्यू, मतलब सबका ओपिनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और पता नहीं किसके ओपिनियन से एक नया थ्योरी आ जाए। इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी में क्या होता है ना, जब भी कोई डिस्कशन होता है तो सबको इक्वल फुटेज पे रेस्पेक्ट मिलता है और सबके बातों को उधर सुना जाता है, तभी जाके हम नया कुछ थ्योरी ला सकते हैं। अगर मैंने कुछ बात बोला, अगर उसे कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे में कोई गलती है कि नहीं। तो सामने वाले को क्रिटिसाइज करना उतना ही जरूरी है जितना एक ओपिनियन देना जरूरी है। सो दैट्स व्हाई क्रिटिसिज्म प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इन शॉर्ट, political theory generates mutual respect and toleration among us and prompts us to resolve our differences peacefully. इधर वही दिया है कि हमें सबका स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना चाहिए और हमें भी दूसरों को चांस देना चाहिए कि वो हमारे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करे, क्योंकि बिना उसके हम नहीं जान सकते कि हमारे में क्या गलती है और हम उसे कैसे सुधार सकते हैं। तो ये वही है, अगर सोसाइटी में कुछ भी डिफरेंसेस होता है देन थ्रू हम डायलॉग एंड कन्वर्सेशंस के थ्रू हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। So that was everything about the significance of political theory. So this topic is done. हमारा last video इस series में आएगा about the decline of political theory. So that's all for today. Thank you.